गाइस, मैं आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो कल दोस्तों हमने एक सही मुजम्मल की एक वीडियो की थी, द फॉल ऑफ ढाका, यानी कि किस तरह ढाका यानी कि बांग्लादेश किस तरह टूटा, किस तरह जदा हुआ, वो सारी स्टोरी उन्होंने मोटे मोटे अल्फाज में बयान की। तो मुझे भाइयों ने एक रिकमेंड किया था कि आप वीडियो करें जिनोसाइड ऑफ बांग्लादेश पर। तो मैंने बड़े चैनल विज़िट किए, लेकिन मुझे ना परेशान सा चैनल, क्योंकि ज़ाहिर बात है शुरू से हम इसको एक अथेंटिक चैनल मानते हैं, तो फिर भी ये हालांकि बड़ी नपी तुली बात करते हैं, फिर भी इतनी गहराई में जाते भी हैं, लेकिन किसी कंट्री को हिट भी ना किया जाए, लेकिन बात भी असल बता दी जाए, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन ये मतलब जो बात करते हैं ना बगैर सबूत के नहीं करते, तो इसलिए मैं मतलब कि इस वीडियो लेकर आया हूँ। प्रशासन चाहे पुरानी है ज़रूर, लेकिन बात अथेंटिक मिलेगी। पहले देखते हैं वीडियो 1971 बांग्लादेश जिनोसाइड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में 25 मार्च 2021 को पूरे बांग्लादेश ने 1 मिनट का ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया, और यह किया गया था मार्क करने के लिए बांग्लादेश जेनोसाइड मेमोरियल डे को, क्योंकि 25 मार्च 1971 में, आज से 50 साल पहले, पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किया था ऑपरेशन सर्च लाइट, और इस ऑपरेशन के अंदर कई महीनों तक बांग्लादेश की आबादी पर एक बहुत बड़ा जेनोसाइड कमिट किया गया बाय द पाकिस्तानी आर्मी। नाउ इस जेनोसाइड में हुआ क्या था, बांग्लादेश पर इसका इम्पैक्ट आज भी क्या है, यूएन आज तक इस जेनोसाइड को लेकर कंप्लीटली इग्नोरेंट क्यों है, ये सब डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान पर यह जेनोसाइड किया गया उस टाइम। देखो, 1947 में 2 देश आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान, जो आज के समय पाकिस्तान है, इससे काफ़ी बड़ा था। आप इमेजिन करिए, एक टाइम था 1971 से पहले जब वेस्ट पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता था, और उसी के साथ साथ एक ईस्ट पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान की आबादी ऑलमोस्ट डबल थी। अगर पाकिस्तान का 1971 में विभाजन ना हुआ होता तो आज के समय पाकिस्तान की टोटल आबादी 40 करोड़ से भी ऊपर होती। मगर पाकिस्तान का विभाजन क्यों ना होता, प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर इक्वालिटी आई नहीं। कभी भी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एज इक्वल ट्रीट किया नहीं। बहुत सारे इश्यूज थे थ्रू आउट 1950s और 60s जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने फेस किए। ये इश्यूज क्या क्या थे? सबसे बड़ा इशू ये था कि वेस्ट पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये चाहती थी कि पूरे देश में उर्दू इम्पोज कर दी जाए। ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ी थी। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये लोग ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे हटा दी जाए और उर्दू यहाँ पर ज़बरदस्ती इंपोज करी जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा एक इशू यहाँ पर यह भी था कि जब भी पाकिस्तान के पास फंड्स आते थे यूएस की तरफ से या फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से या फिर किसी और सोर्स से, तो इमीडिएटली जो भी ये फंड्स थे फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्पेंड करते थे ये वेस्ट पाकिस्तान पर। ईस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो ना के बराबर थी, इवन दो इनकी आधी आबादी रहती थी इन ईस्ट पाकिस्तान। फिर एक मेजर इशू ये भी था इन्फ्लेशन का। हमेशा ये देखा गया कि चीज़ों के दाम वेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी कम थे, वेरएस ईस्ट पाकिस्तान में जो कमोडिटीज़ हैं इनके दाम हमेशा ऊपर रहते थे। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक रीजन को करा जाएगा इतना इग्नोर, इतना उसको अलग रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर खड़े होंगे लीडर जो डिमांड करेंगे इक्वालिटी, जो डिमांड करेंगे फेयर ट्रीटमेंट, कि हमारे साथ भी सेम ट्रीटमेंट करो, सेम बर्ताव करो जो होता है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ। और इनमें से एक मैं कहूँगा सबसे बड़े लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको टाइटल दिया गया है इन बांग्लादेश बंगबंधु। हाल ही में आपको पता होगा कि 2020 में इनको महात्मा गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और 1966 में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया और ये डिमांड रखी कि इनके जो 6 पॉइंट्स हैं ये पूरे होने चाहिए। 6 पॉइंट्स यहाँ पे कौन से हैं? ये लोग ये चाहते थे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग ईस्ट पाकिस्तान, ये तय करेंगे ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। उसके अलावा इनकी एक डिमांड ये भी थी कि पाकिस्तान में होनी चाहिए थी 2 करेंसीज, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों की इकोनॉमीज कंप्लीटली डिफरेंट है। सेम करेंसी से दोनों पार्ट्स को गवर्न करना बहुत मुश्किल है। एक जगह काफी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, दूसरी जगह इन्फ्लेशन कम है, सो दिस इज नॉट फेयर। 2 सेपरेट मगर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की यहाँ पर डिमांड रखी गई। उसके अलावा इनकी एक डिमांड ये भी थी कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान की होनी चाहिए सेपरेट पैरामिलिट्री फोर्सेस और इनके पास होनी चाहिए खुद की मलेशिया। क्योंकि यहाँ पे सुनकर देखिए रीजन क्या था। रीजन यहाँ पर यह था कि 1965 की वॉर में
वेस्ट पाकिस्तान ने सारे जो डिफेंसेस थे, सारे जो सोल्जर्स थे, ये रखे अपने पास। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान को ऑलमोस्ट छोड़ दिया अनडिफेंडेड। अगर इंडिया चाहता तो 1965 में ही बहुत सारा लैंड कैप्चर कर सकता था ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मगर हमने ऐसा किया नहीं। अब ये सब देख के भी जो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, इनको डर लगा। इन्होंने ये कहा कि तुम लोग तो हमारे डिफेंस पे भी नहीं आने वाले, हमें डिफेंस के लिए भी यहाँ पे बनाने होंगे कुछ ग्रुप्स। तो ये थी 6 पॉइंट मूवमेंट, जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कर दी इग्नोर। इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर देखो, एक ना इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एक ऊंट था, उस पर बहुत सारा वजन रखा हुआ, फर्नीचर रखा हुआ है, दुनिया भर की चीजें रखी हुई हैं, बोरियां रखी हुई है, मगर फिर भी कैसे भी करके वो खड़ा हुआ है। और फिर फाइनली एक आदमी एक घास का तिलका उस ऊंट पे और रख देता है, और फिर उस ऊंट की पूरी जो बैकबोन है टूट जाती है और वो ऊंट वहीं पे गिर जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑलरेडी ईस्ट पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर था। फिर आया द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, 1970 का भोला साइक्लोन। इस साइक्लोन का नाम भोला है, मगर इसने बहुत डिस्ट्रक्शन करी इन ईस्ट पाकिस्तान। लाखों लोग मारे गए बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, कई मिलियंस डिस्प्लेस्ड हो गए। और फिर से ये देखा गया कि वेस्ट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कंप्लीट एपैथी थी। इनको कोई मतलब नहीं था कि इस पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं। और जिस टाइप का एटीट्यूड था वेस्ट पाकिस्तान का टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तान, ये देखकर आम बंगाली नागरिक भी हो गया काफी हद तक एनरेज। इन्होंने ये कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ठीक कह रहे हैं, हम बस चाहते हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी, हमको सेल्फ रूल यहाँ पे खुद का और करना होगा। अभी भी कोई बांग्लादेश इंडिपेंडेंस की कॉल आई नहीं थी। इस साइक्लोन के डिजास्टर के बाद भी ईस्ट पाकिस्तान के लोग कुछ हद तक लॉयल थे टुवर्ड्स पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अभी भी किसी ने सेपरेशन की बात की नहीं थी। मगर फिर एक बहुत ही अजीब सा इवेंट होता है। बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जहां पर मैसिव मेजोरिटी मिली अवामी लीग को और बहुत बड़े यहां पर नेता बन के उभरे शेख मुजीबुर रहमान, ये पावर में ना आ पाए, इसके लिए जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी आर्मी ने यह कोशिश की कि इनकी जो जीत है इसको लेजिटिमेसी मिल ना पाए। बहुत लंबे समय तक मुजीबुर रहमान को पावर में नहीं आने दिया, और फाइनली जब मुजीबुर रहमान को यह समझ में आ गया कि ये लोग एक्चुअली मुझे पावर में आने नहीं देंगे, ये चाहते ही नहीं हैं कि कभी भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को इक्वालिटी मिले, तब इन्होंने फाइनली दी यहाँ पर कॉल फॉर इंडिपेंडेंस और लोगों को यह कहा कि मैसिव स्केल पर सिविल डिसओबीडियंस करनी स्टार्ट कर दो। कहीं भी आप अगर देखोगे तो मुजीबुर रहमान ने यह नहीं कहा था कि वायलेंस करो, आर्मी के अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट कुछ करो। इनके जो टैक्टिक्स थे काफी हद तक गांधीयन थे, और इन्होंने यहाँ पर यही कहा कि पीसफुल तरीके से डिसओबीडियंस फॉलो करो। मगर जैसे ही इन्होंने ये करना स्टार्ट किया, पाकिस्तान के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे याया खान, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया मार्शल लॉ, अवामी लीग को बैन कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को कहा कि मुजीबुर रहमान को करो अरेस्ट। और फिर पाकिस्तान की आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च 1971 को लॉन्च हुआ ये ऑपरेशन, और उसके बाद करीब 8 से लेकर 9 महीने तक पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों पर, अपने ही देश के लोगों पर, जिसको एटलीस्ट ये लोग कह रहे थे उस वक्त कि हमारा देश है, हमारे लोग हैं, अपने ही लोगों पर मास स्केल पर जेनोसाइड किया। कई लाखों लोग यहाँ पर मारे गए। और एक्चुअली कई लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो अत्याचार किए बांग्लादेश पर, ये कुछ हफ्तों का कोई एपिसोड था। नहीं, ये कई महीनों तक चला था। ये मैं आपको बता दूं, अभी भी इंडियन आर्मी पिक्चर में नहीं आई है। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी 1971 की, ये हुई थी दिसंबर 1971 में। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सर्चलाइट की, ये है मार्च 1971 को। तो आप सोच कर देखिए, ये जो 8 महीने थे, 8 मंथ्स ऑफ हेल, ये बांग्लादेश के लोगों ने कैसे बिताए होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद एडमिट करती है कि ऑपरेशन सर्चलाइट में 26,000 लोग मारे गए थे, वेराज बांग्लादेश और दुनिया भर की और जर्नलिस्ट ये ओपनली मानते हैं कि करीब 3 मिलियन लोगों को मारा गया था इन ऑपरेशन सर्चलाइट। सो 8 मंथ्स 2 वीक्स एंड 3 डेज बांग्लादेश के लोगों पर ये जेनोसाइड किया गया। और यहां पर देखो जो ये नंबर है ना, 3 मिलियन बाय द वे होता है 30 लाख। 30 लाख लोगों को मारा गया। और ये तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई। कई लोग थे जिनको अधमरा छोड़ दिया गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। फिर एक और कड़वा सत्य यहाँ पर यह भी है कि 2 से लेकर 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का रेप भी यहां पर हुआ। यह बात देखिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है इन हिस्ट्री बुक्स कि पाकिस्तानी आर्मी ने सिस्टमैटिक तरीके से करीब 4 लाख औरतों का बलात्कार किया इन बांग्लादेश। इस पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक बांग्लादेशी बुक है, बिरोंगना 1971 सागा ऑफ द वायलेटेड वुमेन। नाउ बिरोंगना अपने आप में मैं आपको ये बता दूं, ये है एक टाइटल जो अवार्ड करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट उन औरतों को जिनका बलात्कार हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में प्रेसिडेंट बने जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, इन्होंने अपने पहले दिन में यह कहा था कि गिव ड्यू ऑनर एंड डिग्निटी टू द वुमेन ऑप्रेस्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी।
और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जिन औरतों का यहाँ पर हुआ है बलात्कार, ये इनकी डॉटर्स हैं, ये इनकी बहनें हैं और बांग्लादेश के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। मगर रियलिटी देखो कुछ और थी। इन औरतों के साथ बहुत खराब हुआ बाद में। इनमें से कई औरतें जब अबॉर्शन के लिए गई तो सिंस उस वक्त बांग्लादेश में प्रॉपर हॉस्पिटल्स थे नहीं, मेडिकल स्टाफ इतना ट्रेंड था नहीं, तो कई ये औरतें अबॉर्शन के टाइम में मारी गई। उसके अलावा इनमें से कई औरतों ने सुसाइड भी कर ली। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी फॉर देयर इंडिपेंडेंस। और बाय द वे इस टॉपिक पर एक बहुत ही फेमस मूवी भी है। मूवी का नाम है द चिल्ड्रन ऑफ वॉर। ये मूवी आप देख सकते हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए। पाकिस्तानी आर्मी ने बारबेरिक तरीके से, मैं ये कोई और शब्द यूज नहीं करूंगा यहाँ पर, बारबेरिक तरीके से बांग्लादेश के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करी और पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके ये लैंड, ये एरिया बस उनके देश का पार्ट बना रहे। और उसके बाद अगर हम बात करें रिलीजियस वायलेंस की, क्योंकि देखो पाकिस्तानी आर्मी ने भी पूरी कोशिश ये करी कि जो इनका वायलेंस है ये ज़्यादातर हो हिंदू मिनॉरिटीज़ पर। हिंदूज ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कम थे। इन्होंने जिस तरीके से वायलेंस करना स्टार्ट किया अगेंस्ट हिंदूज, उसके बाद देखा गया कि हिंदूज की पॉपुलेशन और ज़रा कम हो गई इन बांग्लादेश। मास स्केल पर हिंदूज को यहाँ पे मारा गया। और इस टॉपिक पर एक्चुअली ये किताब भी है, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। पर्सनली मुझे ये किताब बहुत पसंद आई थी। एक पुलिट्जर प्राइज फाइनलिस्ट बुक है। किताब का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। इस किताब में यही बताया गया कि उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करी गई कि बांग्लादेश में एक जेनोसाइड हो रहा है, मगर इन्होंने भी कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इस फैक्ट को कि इनका एलाइड देश पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसको ये हेल्प कर रहे हैं इस वॉर में, ये एक ह्यूज जेनोसाइड कमिट कर रहा है ऑन द लैंड ऑफ बांग्लादेश। और इसलिए आप ये देखोगे कि बांग्लादेश में कभी भी कोई, मैं कहूँगा पॉपुलर लीडर या फिर कोई भी एक पॉपुलर इंसान ये नहीं कहेगा कि बांग्लादेश को रीयूनिफाई होना चाहिए विद पाकिस्तान। हम लोग इंडिया पाकिस्तान में आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी फील गुड वीडियोस बनाई जाती हैं। लोग बात करते हैं कि क्यों ना दोनों कंट्रीज एक हो जाए, सेम क्रिकेट टीम बनेगी, इंडिया के बैट्समैन, पाकिस्तान के बॉलर्स, और काफ़ी अच्छी फीलिंग वाली बातचीत की जाती है। मगर आप नोटिस करेंगे कि सेम बात कभी भी बांग्लादेश के लोग करते नहीं हैं, क्योंकि जिस टाइप के रेप्स हुए इनकी औरतों पर, जिस तरीके से मारा गया था इनके सिविलियंस को, बांग्लादेश के लोग अभी तक वो भूले नहीं हैं। और हो सकता है कि आने वाले 50-60 साल में, हु नोज, एक बार को इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक देश बन जाएं, हु नोज, ये भी हो सकता है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि बांग्लादेश डेफिनेटली इन लोगों के साथ फिर से एक कंट्री में एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा। और इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया नहीं है कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों का हुआ था जेनोसाइड। शायद इसका एक रीज़न यहाँ पर यह भी है कि उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज, प्राइमरली वेस्टर्न यूरोप और यूएस, ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। और ये लोग अब चाहते नहीं हैं कि इस जेनोसाइड में कहीं ना कहीं यूएस, यूके, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी नाम आए। खैर, ईदर वे यूएन ने बहुत ही अजीब तरीके से कभी भी रिकॉग्नाइज किया नहीं है 1971 जेनोसाइड को। और यहाँ पे आप कह सकते हैं यूएन का ये काम है। देखो, आप ऑलरेडी देख लो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कितना प्रेशर डालता है श्रीलंका पर तमिल जेनोसाइड को लेकर। देखो, श्रीलंका की आर्मी ने जो श्रीलंकन तमिलियंस के साथ किया गलत था, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तमिल जेनोसाइड हुआ था, उसके अगेंस्ट बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। मगर यूएन ऑल टुगेदर कंप्लीटली इग्नोर कर देता है दो बहुत ही बड़े जेनोसाइड्स को, बांग्लादेशी जेनोसाइड और अर्मेनियन जेनोसाइड। और दोनों केसेस में आप अगर देखो, अर्मेनियन केस में टर्की ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी और बांग्लादेश के केस में पाकिस्तान ने आज तक माफ़ी तक नहीं मांगी। अगेन, हम यहाँ पे अभी पाकिस्तान को पनिश करने की बात नहीं कर रहे, ये नहीं बात कर रहे कि जो यहाँ पर जनरल थे उस वक्त उनको सजा दो। हालांकि बहुत सारे जनरल इस वक्त वो मर भी चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने आज तक एक्नॉलेज तक नहीं किया, अपोलोजाइज तक नहीं किया कि हाँ, हमने ये अपने लोगों के अगेंस्ट किया था। और फाइनली यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि शायद अब टाइम आ चुका है कि इंडिया इस इशू को रेज करे एट द इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया को यह बात रेज करनी चाहिए कि यूएन, बाकी इंस्टीट्यूशंस बांग्लादेश जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। और मेरी उम्मीद तो यही है कि अब मार्च 2021 में जब पीएम मोदी गए हैं बांग्लादेश में फॉर अ स्टेट विजिट, ये यहाँ पर जेनोसाइड की भी यहाँ पर बात करें और एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करें फॉर द बांग्लादेश जेनोसाइड। आपके हिसाब से क्या इंडिया को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यार 26,000 कहा जा रहा है जो पाकिस्तानी को कमीशन आया, मतलब कि हमूदुर रहमान, आई थिंक उसका नाम बता रहे हैं, उसने कहा 26,000 पाकिस्तान ने मारे हैं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने बताया है काफ़ी मौक़ों पर ये कहा कि हमारे 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग मरे थे 1971 से लेकर 1975 तक।
बहुत जुल्म है यार इतना। अगर ये सच है ना तो मैं कहता हूँ उस वक्त के जो हमारे जर्नल थे फिर वो भी हिटलर से तादाद में यार कमी बेशी जो हो सकती है, लेकिन ये जो औरतों की बात है ना, तादाद 2 लाख से 4 लाख यार ये सिर्फ 10 औरतों के साथ किस तरह हो रेप हुआ है यार। 2 से 4 सुन के हैरानी होती है, शर्म आती है। जुल्म की इंतहा। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ इधर जो अभी वेस्ट पाकिस्तान है ये, इसके साथ तो अभी मेरे ख्याल में इतना जुल्म हुआ ही नहीं जितना बंगालियों के साथ। भाई जो बलूचिस्तान है असलम भाई उधर बड़े हालात इसी तरह के हैं। मैं आपको सच बताऊं ना, चाहे आप उठाया जाए लेकिन उनको जोर ज़बरदस्ती आपने साथ मिला कर रखा हुआ है प्रेशर डालकर। तो ये बात सच है। हमारे बड़े जो है ना, जो हमारे बड़े हैं इनके नाना जो है ना अपना, हमारे गांव में सबसे बड़े पुराने वही रह गए रहमतुल्लाह। 1-2 आदमी रह गए जो जिनको हकीकत में पता है या आज़ादी से पहले के हैं, मतलब उनको सारी हिस्ट्री का पता है। उन्होंने कई बारहा एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि वाकई भाई हमारी फौज ने रेप किया है। लेकिन एक बात है कि भाई मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे वहां पे भी बंगाली, ये 1-2 जिन बंगालियों के साथ हम काम करते थे ना, एक जगह पे मुझे बंगालियों ने ये भी ताना दिया था कि भाई आपके साथ हम बोलने वाले नहीं हैं। हाँ, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मुल्क की जो फौज है ना उसने हमारी औरतों के साथ रेप किया था, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था। मैंने कहा कि ऐसे फजूल में बोल रहा होगा क्योंकि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी यार। ये तो आज पता चलता है कि असलम भाई ज्यादा ज्यादती हुई है बंगालियों के साथ। ये तो फिर ये वो जिस तरह नहीं होते जानवर छोड़े जाए ना जंगले में डके हुए हों और उनको हवस हो, मतलब उनको मतलब उनकी जो उनके रिलेटेड जो फीमेल्स होती ना मिलती हो, मतलब सदियों से ना बंद किया हुआ उनको जंगले में, तो छोड़ा जाए तो वो फिर जाते। जिस तरह यार ये मुर्गा सुबह सुबह जब खोलते हैं पिंजरे से खोलते हैं मुर्गे को, तो वो क्या करता है, उसको खाना पीना कुछ याद नहीं होता, तो पहले वो मतलब कि अपना जो काम होता है वो करना शुरू करता है। मतलब जानवर होता है, जानवर को एहसास नहीं होता कि मैंने किसके सामने ये करना नहीं करना, मतलब किसकी इज्जत रखनी कि नहीं रखनी। मेरे सामने बेटी है, बहन है, कोई भी है, तो उसको किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती। तो फिर इस तरह किया है। दूसरे नंबर पर बात ये मतलब जानवरों से फिर वो इमरान की बात सच है यार। क्या वो कहते हैं कि न्यूट्रल है आप और न्यूट्रल जानवर होते हैं। तो यही बात है कि ना उनको शर्म की, ना बेइज्जती की, ना मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे ये बड़ी बात ये है कि वो मुस्लिम थे यार। यहाँ पे फिर कहाँ गया मुस्लिम भाई? कहाँ गया भाई? क्या यार कहाँ की इनकी दीनी तालीमात जो हमें पढ़ाते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपने नीचे वाले जर्नल्स को नहीं पढ़ाते। अच्छा, मैं सारे जर्नल्स को बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छे जर्नल्स भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजर चुके हैं, जिन चांदे को मैं 2-4 को जानता हूँ, बड़े अच्छे भी गुजर चुके हैं जो नेक परहेजगार। और कईयों ने जब पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ये काम कर रही जिन्होंने इस तरह के, तो कईयों ने रिटायरमेंट ले ली या छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया था। तो ये मैं सबको नहीं काउंट कर रहा, तो मैक्सिमम उनके सबका यह माइंड ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंटेड है तो हम हैं, पाकिस्तान को चला सकता है तो हम हैं, बाकी पाकिस्तान की आवाम बुद्धू है। इस तरह से आकर हमारे मौजूदा आर्मी चीफ कहते हैं कि भाई आप गलत और सही में फ़र्क समझे, आपको हमारे खिलाफ उकसाया जा रहा है। ठीक है, मान लिया हमें उकसाया जा रहा है, क्या हम अंधे हैं या हमारे को अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? सिर्फ आपको दिमाग दिया हुआ है। करोड़ आवाम में दिमाग नहीं है, सिर्फ को उनको उनमें कितने क्या तकरीबन 10-15 लाख जितने उनमें दिमाग है। मतलब बाकी सारे नाअहल हैं, गंदे हैं, उनमें सारे बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। सिर्फ ये चंद बड़े बड़े जो जनरल उनकी एक वजह ये भी हुई है कि यार वो प्रशांत सर कह रहे हैं कि जो ईस्ट है ना पाकिस्तान, उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। हाँ, महंगाई, हालांकि वहां पे महंगाई ज्यादा थी, लेकिन उसकी निस्बत इस हमारे पाकिस्तान में ये जो वेस्ट पाकिस्तान है इसमें जो इन्फ्लेशन था वो कम था। ये भी एक वजह थी। शेख मुजीबर तब आ गए थे कि उधर महंगाई ज्यादा थी, इधर महंगाई कम थी। असल में शेख मुजीबर रहमान जो 6 निकाल दिए थे ना, उनका हक है, उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस रखना उनका भी हक था, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वेस्ट पाकिस्तान के पास थे। उसके बाद ऊपर जो हमारे जो गए हैं जिन्ना साहब, उन्होंने ये कह दिया कि उर्दू, हालांकि वो सारे बंगाली बोलने वाले थे, उनके साथ इधर से ही मतलब कि
मैंने एक बात समझता हूं कि ये इनके ना उनको मुझे लगता है कि उनको पूरे हकूक उनके नहीं दिए जिसकी वजह से वो अलहदा हुए, उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती करते रहे ये। असलम भाई मुझे मैंने पढ़े हैं पाकिस्तान के आईन, मुझे जिन में यार 1962 का जो आईन था ना पाकिस्तान, उसमें दोनों लैंग्वेज जो थी ना वो थी। एक दफा हुआ था एक पाकिस्तान का, क्योंकि 3 आईन तो यार ये मुल्क क्या चलना है, इसके तो 3 मरतबा आईन बन चुके हैं, इसके चलना क्या, इसमें 4 मार्शल ला चुके हैं। देख लें कि आईन पे अमल किया कहां पे जाता है, 73 का आईन चल रहा है ना, उसमें भी कितनी मॉडिफिकेशन की गई, 26 जो है ना तरमीम उसमें कर चुके हैं, 26 तो तरमीम होती रहती है, वो तो जरूरत है नजरिया। हमारे पहला जो हमारी अदालतों ने गलत फैसला किया था ना, काजी उसका नाम है मौलवी तमीज़ुद्दीन, क्या इस तरह का उनका नाम था मेरे ज़हन से, उसने सबसे पहले नजरिया की ज़रूरत को ईजाद किया। कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बकवास और सबसे पहले जालमाना फैसला था जो उसने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया था। मतलब उसने कानून को नहीं देखा, उसने मतलब कि लॉ की धज्जियाँ उड़ा दी और ये नई कानून लेकर आ गए नजरिया ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि ज़रूरत जिस तरह और जिस तरह डाल लिया। उस दिन से कहते हैं कि ये जो हमारे है ना ये बड़े हैंडलर्स वो बूट जो है, उस दिन से हमारे ऊपर हावी हो गए जब से उन्होंने उस चीफ जस्टिस ने ये नजरिया ज़रूरत तय किया था। कहते हैं अगर वो फैसला ना आता तो आज पाकिस्तान तरीक कुछ और। देख लें कि इतने इनके, मैं कहता हूं कि इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है भाई। बंगालियों रहमान को जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां से उठाया जाता है, उठा के यहाँ पे लाया जाता है, ये हमारे करीबी जेल है वहां पे रखा गया है, और उसके साथ हर किस्म की ज्यादती की गई यार वो उधर उसने स्वीप किया, मतलब टोटली वॉश आउट। उनको पता था कि भाई पॉपुलर लीडर है वहां का। अब इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, यही नहीं चल रहा, यही बात तो सुने यार, हिस्ट्री रिपीट की जा रही है, मेरी भी सुन लें जो उस वक्त मौजूद था। मैं बड़ी ऑथेंटिक बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था। मेरे जो नाना ना, उनकी तकरीबन जो उम्र है ना, वो तुम्हारे नाने वाली बात तो होगी, कोई और नहीं हुई, मैंने बताई नहीं हुई कहाँ पे है। वो भी शामिल था उस वक्त, मैं शामिल नहीं था, उनको हकीकत का पता था। मैं मेरा बुक जो हमारी पाकिस्तानी बुक पानी देता था फौज को, पाकिस्तानी जो बुक है, मैं उसको उस पे चल रहा था। मेरे नाने ने बताया कि ना भाई नाने की बात बताओ, नाना बताया जाओ। उन्होंने बताया ज्यादती की है बंगालियों के साथ। मैंने कहा हमने कैसे ज्यादती की, मेरे माइंड में वो सारा बुक वाला जो सिलेबस था ना वो था। मैंने कहा यार मतलब कि आप झूठ मतलब कि बोल रहे, ऐसा झूठ से उनको नहीं कहा था, वैसे बताने के लिए मतलब काउंटर किया। मैं कह रहा था यार हमारी बुक्स भला गलत लिख सकते हैं, बुक्स जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। और मुझे अभी पता चला है कि वाकई हमारी बुक गलत है। हमारे नाना जी, ये मतलब कि जो लोग हैं वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो, बुक गलत। यार मैं उस दिन से मैं मान चुका हूँ, जब मुझे पता चला ना, मैं इंडियन जो भाई इनकी बातें सुनता था। मतलब कि आलोक सर भी कहते थे, आलोक चाचू वो भी कहते थे कि जो आपका सिलेबस है, जो आपकी हिस्ट्री है, ये गलत है। लेकिन मैं नहीं मानता था, मैं अब माना हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया हकीकत मेरे भाई। ये आज वाली सिचुएशन उस वक्त भी हुई थी जब बंगाली थे, उनके साथ जो ज्यादती हुई वो आज दोबारा रिपीट हो रही है इमरान खान की शक्ल में। अवाम के फैसले नहीं सुने जा रहे, इमरान खान की बातें नहीं सुनी जा रही, पुराने चोरों को दोबारा लाया जा रहा है। और यार ये वही मैं कहता हूँ हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि अवाम ये क्या वो स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया की उन्होंने बताई थी कि वो कहते थे कि ज्यादातर जो लोग थे वो चाहते थे कि मीडिया से लहदा ना हो, हिंदुस्तान में रहे। और मैंने कहा यार आपको क्या पता, मतलब उस वक्त वो कह भी रहे थे, मैं छोटे भी था। तो ये हकीकत है, पाकिस्तान के बड़े मशहूर लीडर है, मुझे उसका नाम भूल गया, उस वक्त अब्दुल कलाम थे या क्या उनका नाम था, उन्होंने ये पाकिस्तान बनने की मुखालफत, जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के बाप है मौलवी महमूद, उन्होंने मुखालफत की थी पाकिस्तान बनने की, कईयों ने मुखालफत की थी, इसमें कोई शक नहीं है यार। ये क्या है हर चीज। और ये प्रशांत सर एंड पर जो बात कहेंगे बड़ी सही कह गए। उन्होंने कहा कि एक टाइम पर अगर चाहे भी ना तो पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब दोबारा मर्ज हो सकते हैं, लेकिन बंगाल और पाकिस्तान कभी मर्ज नहीं हो सकते। और ये उनकी बात भी सच है, क्योंकि उनकी बेटियों की इज्जतों का ताक़त है, तो कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि हम वापस। अच्छा देख रहे, उनमें से काफी ने सुसाइड भी किया,
काफी इलाज भाई एंड पर इस्लाम भाई इतना कह सकते हैं, हम उनसे शर्मसार हैं कि ऐसा हुआ है, और बल्कि ऐसा हुआ है, ये हिस्ट्री है, हमारे खुद बड़े मानते हैं, कईयों ने माना है, बल्कि हमारे उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है यार, हकीकत में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपसे माफी मांगते हैं, मतलब हम जितना कर सकते हैं। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।